गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महाराजा अग्रसेन आयुर्वेद कॉलेज। तो आज की क्लास में हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है संस्कृत और कम्युनिकेबल डिजीज में आज हम नेक्स्ट डिजीज करेंगे न्यूमोनिया। न्यूमोनिया क्या होता है? एक लंग्स डिजीज है, यानी कि फेफड़ों की डिजीज है। जब फेफड़ों में संक्रमण होता है, फेफड़ों में इन्फेक्शन होता है, तो वो क्या कहलाता है? न्यूमोनिया। ठीक है, यानी कि फेफड़ों में इन्फेक्शन होने के कारण क्या होता है? फेफड़ों में सूजन आ जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूमोनिया। और ये बैक्टीरियल भी हो सकता है और वायरल भी हो सकता है। ठीक है, न्यूमोनिया जो है बैक्टीरियल और वायरल, यानी कि जीवाणु और विषाणु दोनों के कारण ये हो सकता है। जब वायरल की बात करें तो इसमें क्या आएगा? इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, पैरा इन्फ्लुएंजा होता है, और एडिनो वायरस। ठीक है, जब वायरल होता है तो इनके कारण एडिनो वायरस। ठीक है, तो इन्फ्लुएंजा वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा और एडिनो वायरस, इनके कारण निमोनिया होता है जब हम वायरल की बात करेंगे। फिर जब हम बैक्टीरियल की बात करते हैं तो बैक्टीरिया कौन कौन सा होता है? स्ट्रेप्टोकोकस, ये बैक्टीरिया के नाम है। सेकंड, स्टेफाइलोकोकस, हाँ, जो जिसे HIV बोलते हैं, जिसे HIV नहीं, बी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस, ये आ गया स्टेप्टोकोकस इन्फ्लुएंजा बी, ट्रिप्टोनिमा। और बैक्टीरिया कौन सा हो गया? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। ठीक है, और ट्यूबरकुलर बैसिलस। एक और ये कंडीशन न्यूमोनिया की कब आती है? जब टीबी होती है। टीबी है, पहले टीबी होती है तो हाँ, फिर वो उसके बैक्टीरिया के कारण क्या है? उसके लक्षण के स्वरूप क्या होता है? अंदर से फेफड़े जो होती है, अपनी एल्वियोलाई होती है, वो सूज जाती है और उससे म्यूकस रिलीज होने लग जाता है, तो उसको सांस लेने में कठिनाई होनी शुरू हो जाती है ना। बड़ों में भी होता है, सब 18 नहीं, बूढ़े को भी हो जाता है ना। जरूरी नहीं है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी तब भी हो सकता है, अगर कोई वायरल इन्फेक्शन होगी तब भी हो सकता है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि निमोनिया बच्चे को होता है, निमोनिया 60 साल के व्यक्ति को भी, 70 साल वाले को भी हो सकता है। ठीक है, ये सिर्फ एक कंडीशन है, लंग्स की इन्फेक्शन है, लंग्स में सोजिश आ जाती है। नहीं, बिल्कुल सबको हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, मेरे को भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है, किसी को भी कभी भी हो सकता है? कभी भी किसी को भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आ गए, अगर आप वायरस के कांटेक्ट में आ गए, हाँ, उसे ड्रॉपलेट के थ्रू ये फैल सकता है। ठीक है, क्योंकि रेस्पिरेटरी जो डिजीज होती है ना, ज्यादातर वो किससे फैलती है? ड्रॉपलेट्स के कारण, खांसने से, छींकने से, थूकने से। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया, उसमें वायरस और बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, उसके जो रेस्पिरेटरी, जो हम बोलते हैं श्वास प्रणाली में जो स्राव होता है, उससे वो फैल सकती है। ठीक है, तो ये तो बात हुई न्यूमोनिया होता क्या। न्यूमोनिया एक फेफड़े की सोजिश वाली कंडीशन है। ठीक है, संक्रमण है किसका? है लंग्स का। लंग्स किसे कहते हैं? हम फेफड़े को। ठीक है, और फेफड़े में सोजिश आती है, बैक्टीरियल भी होता है, वायरल भी होता है, कभी कभी ये फंगल भी होता है। ठीक है, तो अब क्या हो गया? ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन कैसे होगा? अपन क्या, उसमें भी न्यूमोनिया हो जाता है, अंदर
फंगल इसके अंदर फेफड़े में फंगल जमने शुरू होती है। हाँ, फेफड़े के अंदर एक एस्परजिलस के नाम से बीमारी होती है। एस्परजिलस, थोड़ा सा स्पेलिंग का हो सकता है, ऊपर नीचे हो, लेकिन एस्परजिलस फंगल होती है, फंगल इन्फेक्शन होती है। इसको आप सर्च करके देखना गूगल में, ठीक है। तो इसके कारण भी एक ये लंग्स डिजीज हो जाती है, ठीक है। तो फिर अपन ने बात की थी ट्रांसमिशन फैलेगा कैसे। ट्रांसमिशन ये हमने बात की है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट से, जो खांसने से, छींकने से, बूंदों द्वारा जो फैलती है, सीधे संपर्क में, डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से क्या होता है, निमोनिया एक व्यक्ति से दूसरे में फैल सकता है। अब निमोनिया में हम जब लक्षणों की बात करेंगे तो लक्षणों में क्या होता है, बुखार आएगा, ठीक है, विद चिल्स, फीवर विद चिल्स जिसे कहते हैं। हाँ, तो वो अपने अंदर भी एंटर कर जाता है कई बार। हाँ, अनाज में भी देखो, जैसे सर वो मैं बोल रहा था आपको, कणक से गेहूं से इन्फेक्शन होता है, वो तो वीट एलर्जी है। नहीं वही है सर, उसको दारू के ना उससे होता है ये। तो ये अपने अंदर ये जो फंगल है, और ये मैंने एक नाम बताया आपको, हो सकता है कोई और भी फंगल एंटर कर सकता हो, ठीक है। ये तो मैंने फॉर एग्जांपल आपको बता दिया एक बीमारी होती है, ठीक है। तो फिर आप बात कर रहे थे इसकी, हाँ, लक्षणों की, ठीक है। लक्षण होंगे फीवर विद चिल्स बोलते हैं, यानी कि ठंड लग के बुखार आना, ठीक है। इसमें फीवर इस तरह से आ सकता है। और क्या होगा, ठंड लगेगी तो कपकपी आएगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, जब सांस लेगा तो चेस्ट पेन भी उसको फील होएगा, ठीक है, खांसी भी आएगी उसको, ठीक है। क्योंकि जब हमारे लंग्स के अंदर ही, जब लंग्स के अंदर जैसे मान लो इन्फेक्शन हो गया, यहाँ पे पानी भर गया है ना, तो जो वो एल्वियोलाई थी, एल्वियोलाई है, उनमें भी जैसे पानी भर गया तो वो कम फूलेंगी और कम, मतलब अपने अंदर ऑक्सीजन कम ले पाएगी, तो सांस लेने में तो डेफिनेटली उसको दिक्कत होगी, ठीक है। तो और क्या होगा, उसको उल्टी भी हो सकती है, और गहरे सांस, अगर सांस लेने में दिक्कत है तो वो गहरे गहरे सांस लेगा, कोशिश करेगा कि ज्यादा मैं सांस लूं। जब वो गहरे सांस लेगा तो उसको चेस्ट पेन, यहाँ पे चेस्ट में पेन भी उसको फील होगा, ठीक है। तो ये तो बात हुई लक्षणों की। फिर हम क्या करेंगे, डायग्नोसिस यानी कि निदान। अब पेशेंट आपके पास आ गया, उसने आपको बता दिया कि मेरे को इस तरह से फीवर आता है जी, मेरे को सांस लेने में दिक्कत होती है, मेरे को खांसी भी आती है, ठीक है। टाइमिंग उसने बता दी, अब एक हफ्ते से मुझे ये सारे लक्षण आ रहे हैं, ठीक है। अब आपने डायग्नोज करना है कि ये क्या हो सकता है, उसको कौन सी बीमारी हो सकती है, आपको निमोनिया पकड़ना है। तो सबसे पहले तो आप ब्लड टेस्ट ही करवाते हैं, सीबीसी करवा लिया जैसे ना, हाँ, सीबीसी में क्या होगा, टीएलसी बढ़ी हुई मिलेगी, ठीक है, और न्यूट्रोफिल के काउंट भी बढ़े हुए मिलेंगे, और लिम्फोसाइट के काउंट हो सकता है कम मिले, ठीक है। तो सीबीसी में एक तो आपने करवा लिया, और उसका क्या करा सकते हैं अपन, हाँ, चेस्ट एक्सरे भी करवाना है, और स्पुटम टेस्ट भी करवा ही लेते हैं, क्योंकि अपन चेक करना चाहते हैं कि कहीं इसको टीबी तो नहीं है, क्योंकि लक्षण तो लगभग वैसे आ रहे हैं, है ना। तो स्पुटम भी टेस्ट करवा सकते हैं अपन, स्पुटम यानी कि जो बलगम है, ठीक है, और CXR PAVU यानी कि चेस्ट एक्सरे, ठीक है। तो चेस्ट एक्सरे करवा लेंगे इसमें। तो हिमांशु, चेस्ट एक्सरे आपने निमोनिया का देखा होगा, धब्बे होते हैं, हाँ, इस तरह से वाइट वाइट से देख सकते हैं। अच्छा, प्लूरल इफ्यूजन का देखा कोई एक्सरे, प्लूरल इफ्यूजन का चेस्ट एक्सरे है,
हो सके नहीं, आप चेक करते हो, आपके सेंटर पे आते हैं पेशेंट, तो किसी न किसी को आप प्लूरल इफ्यूजन के नाम से भी डायग्नोज करते होगे। हाँ, तो उसका एक्सरे किस तरह से दिखाई देता है, या सिर्फ आप करके दे देते हो उसको, कुछ देखते हो, बताते हो? समझे नहीं? जैसे मान लो चेस्ट एक्सरे आ गया उसकी, है चेस्ट एक्सरे आ गया आपके पास, फिल्म आपने निकाल ली, तो आपको कैसे पता लगेगा? अब निकालना पड़ेगा, अब ये प्लूरल इफ्यूजन का पेशेंट है, वो कैसे पता लगेगा? पूरा वाइट है पूरा वाइट पूरा वाइट तो नहीं दिखेगा। देखो, एक बीमारी होती है प्लूरल इफ्यूजन, इस तरह से क्या होता है, जितने अपने ऑर्गन है, हर ऑर्गन में एक कवरिंग भी है, ठीक है, तो जो इसको कवर करती है उसको प्लूरा बोलते हैं, प्लूरा या प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है, इसके अंदर ये है, ठीक है। अब जो पानी भरेगा वो लंग्स के अंदर नहीं भरेगा, वो ये जो लंग्स है और ये प्लूरल मेम्ब्रेन है, इसके बीच में भरेगा, इन्फेक्शन के कारण ये भरेगा, और ये हो सकता है भर भर के यहाँ तक आ जाए, और ये फेफड़ा ऊपर चढ़ जाएगा दबाव के कारण, समझ गए? तो आपको इस तरह से यहाँ इस एरिया में वाइट वाइट दिखेगा, और ये दबाव में ऊपर चला जाएगा पानी है। हाँ, वो तो यार इन्फेक्शियस वाला है, अब अपन आर ओ तो डाला नहीं उसमें भाई, जब आप प्योर हो जाए। अब पस टाइप भी है, पस तो पस का कलर तो इस तरह का ही होता है, वो एक तरह से पस बनी है, ठीक है, इन्फेक्शियस है वो, तो इसलिए जो प्लूरल इफ्यूजन का होगा ना, वो इस तरह से दिखेगा आपको, फेफड़ा आपको इकट्ठा हुआ दिखेगा, नीचे नीचे दिखेगा आपको, समझ गए? ये प्लूरल इफ्यूजन है, और जो निमोनिया का होगा वो इसके बीच में दिखेगा आपको। हाँ, लेकिन साथ में ट्रीटमेंट चलाना पड़ेगा, अभी के लिए तो आपने निकाल दिया ताकि उसको सांस आने में कठिनाई ना हो, है? हाँ, अगर आपने सिर्फ निकाल दिया, मेडिसिन नहीं दी, उसको ट्रीटमेंट नहीं चलाया, तो वो दोबारा मर जाएगा, ठीक है, इसलिए साथ में उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा, हायर एंटीबायोटिक दी जाएगी, उसके इन्फेक्शन को भी खत्म किया जाएगा, और एक बार रिलीफ के लिए ये निकाल भी दिया जाएगा, ठीक है? हैं? तो फिर ये हमने बात कर ली इसके डायग्नोज की कि पता कैसे लगाएंगे इसको निमोनिया हुआ है। अब प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या है कि हम इससे बचाव कैसे रख सकते हैं, या फिर अगर हो गया तो पहले तो हो ना हो, इसके लिए प्रिवेंशन, ठीक है, बचाव कैसे करेंगे, अगर हो गया तो उसके लिए फिर आप इसका उपचार कैसे करेंगे, उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करें, लक्षणात्मक यानी कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलेगा इसका, एक तो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। अब ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या होता है, सुना कभी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? बेड रेस्ट भी करवा देंगे, पहले इधर ट्रीटमेंट तो करें थोड़ा बहुत शुरू। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्यों देगा, मारना है बंदे को, तो पेशेंट को ऊपर चढ़ा, पहली गाड़ी चढ़ा देगा पेशेंट को, हाइड्रोजन देते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या है, नाम से देखो, सिम्टोमेटिक यानी कि सिम्टम के आधार पे जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, यानी कि जैसे लक्षण आ रहे हैं, बुखार आ गया तो अपने पीसीएम दे दी, यानी कि पैरासीटामोल दे दी, डोलो 650 दे दी, ठीक है, और क्या है, दर्द हो रहा है तो दर्द की दे दी, खांसी है तो कफ सिरप दे दी, ये तो हो गया सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। इसमें वैसे तो ट्रीटमेंट तो चलता, देखो अगर मान लो वो लेवल देखा जाएगा किस लेवल का, उसको किस मतलब कितना किसको वो है, जब चेस्ट एक्सरे देखेंगे उसमें अपने को पता लग जाएगा कितनी किसकी इन्फेक्शन है, सीबीसी में पता लग जाएगा कितनी टीएलसी है। अब 11 4 से 11 तो नॉर्मली होती है, अगर उसको है ही 12-13 हजार टीएलसी, फिर तो अपन ओरल ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। अगर उसको इन्फेक्शन होगी, मान लो टीएलसी बड़ी हुई 20,000 तक, फिर तो अपने को आईवी ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा, ठीक है?
तो ये तो हो गया सिम्टोमेटिक। फिर एक हो गया सुपोर्टिव ट्रीटमेंट। अब ये क्या है, जब उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो क्या है, उसको ऑक्सीजन भी कम मिल रही है ना, ऑक्सीजन कम मिल रही है तो आप स्पॉट में उसके ऑक्सीजन भी लगा देंगे, ठीक है। तो ये होगी स्पोर्टिव, या फिर उसको जिस जिस चीज की जरूरत है वो लगा दी जाएगी। अगर वो बहुत ज्यादा ये इन्फेक्शन हो गया, चलने फिरने में असमर्थ है, तो आप पॉलिश कैथेटर भी लगा देंगे, ठीक है। तो ये है स्पोर्टिव ट्रीटमेंट भी हो जाएगा और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी। तो अब फिर और क्या करेंगे, इसको बेड रेस्ट तो इसको करवाना ही पड़ेगा, है ना, बेड रेस्ट तो करवाना ही पड़ेगा। और क्या करना है, इसको प्रॉपर इसको साल्ट और लिक्विड, ठीक है, इसको लिक्विड और प्रॉपर साल्ट, ठीक है। और क्या है, एंटीबायोटिक भी देनी पड़ेगी अपने को, अगर वो क्या है बैक्टीरियल है चाहे वायरल है। वैसे कहने में आप ये सवाल भी उठ सकता है कि जब है ही वायरस तो उसको एंटीबायोटिक क्यों। एंटीबायोटिक किसके लिए देते हैं आप, किस लिए देते हैं एंटीबायोटिक, कौन से इन्फेक्शन में, कौन सी इन्फेक्शन, मतलब किस प्रकार की इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी दोगे, हाँ वो देखेंगे आप, बैक्टीरियल है वायरल है। एक चीज है, एंटीबायोटिक किसके खिलाफ काम करता है, बैक्टीरिया के, ठीक है। अगर वायरस है तो वो इसका कुछ नहीं उखाड़ सकता, वायरस का एंटीबायोटिक कुछ नहीं कर सकता इसका। तो फिर बैक्टीरिया उत्पन्न होंगे उनके लिए भी काम आएगा, किससे बैक्टीरिया उत्पन्न होंगे, हो गया अपने अंदर, तो अपने अंदर बैक्टीरिया भी होगा, फिर उसका वायरल से वायरल होगा। कई बार बुखार तो वायरल से भी आ जाता है, वायरल बुखार नहीं सुना आपने, इन्फेक्शन, हाँ एंटीबॉडी की बात, मैं एंटीबायोटिक की बात करें, एंटीबायोटिक का मतलब क्या है, बैक्टीरिया के खिलाफ वो उसका ट्रीटमेंट करेगा, ठीक है। फिर अगर आप मान लें कि उसको हुआ ही कोई वायरल है, उसके अंदर वायरस एंटर किया है, चलो मान लो उसको निमोनिया बैक्टीरियल नहीं है, उसको निमोनिया कौन सा हो गया, वायरल हो गया, ठीक है। अगर आप एंटीबायोटिक देंगे तो वायरल पे तो काम करेगा नहीं वो एंटीबायोटिक, है ना, ठीक है, उसकी ताकत नहीं है, उसको आप एंटीवायरल दें या तो, ठीक है। तो फिर भी एंटीबायोटिक दिया जाता है, उसमें क्यों दिया जाता है, क्योंकि जब ये वायरस अंदर घुसा, उसने नुकसान किया, तो वायरस के बाद में जो मतलब आगे कॉम्प्लिकेशन आ रही है उसको रिकवर करने के लिए एंटीबायोटिक दे दिया जाता है, ये कारण इसका एंटीबायोटिक देने का है। फिर नेक्स्ट क्या करें, एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स क्या होता है, एंटीपायरेटिक्स ये क्या होता है, हिमांशु, हिमांशु वन, एंटीपायरेटिक क्या होता है, एंटीपायरेटिक है जो अपन बुखार के लिए देते हैं, ठीक है, फीवर के लिए जो मेडिसिन दी जाती है उसे हम एंटीपायरेटिक बोल देते हैं, ठीक है। फिर और क्या दिया जाएगा इसमें, म्यूकोलाइटिक। अब म्यूकोलाइटिक क्या होता है, म्यूकोलाइटिक कोई आइडिया, म्यूकोलाइटिक कोई आइडिया इससे, कोई भी चीज समझ ना आए, मैंने आपको कहा था कि 2 शब्दों में उसको तोड़ लो, उसका मीनिंग निकल जाता है। लगभग लगभग हर चीज ऐसी है 2 शब्दों से मिलके बनी है दोनों का, है म्यूको, म्यूको से कुछ म्यूकस बन सकता है, म्यूकस क्या होता है, लार या शराब, या फिर अब लंग्स की बात हो रही है तो अपन इसको बलगम से कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है, म्यूकस है, म्यूकस, ठीक है,
लाइटिक का मतलब होता है हमेशा तोड़ना या टूटना। अब ये क्या करेगा, म्यूकोलाइटिक ऐसी मेडिसिन होती है जो क्या करती है, बलगम होती है उसको तोड़ती है, उसको पतला करती है ना। हाँ, बलगम जम गया, बहुत गाढ़ा हो गया, उसको पतला करेगी, पतला करेगी ताकि वो जल्द से जल्द अपने लंग्स से बाहर निकल सके। ठीक है, तो अब अपने एंटीबायोटिक दे दी, और क्या दिया इसको, एंटीपायरेटिक दे दिया बुखार के लिए। फिर बलगम को तोड़ने के लिए, बाहर निकालने के लिए अपने म्यूकोलाइटिक दे दिया, ताकि जो यहाँ पे इसके जो म्यूकस जमा है वो बाहर निकल सके। ठीक है, और क्या है, बुखार के लिए गुनगुने स्पंज का प्रयोग। ठीक है, जब फीवर आता है, फीवर अगर नहीं टूट रहा उसका नॉर्मल टैबलेट से, तो स्पंजिंग की जाती है ना, कपड़े से, कपड़े को गीला करके उसके मत्थे पे, उसके पेट पे, इस तरह से फीवर को उतारा जाता है। फिर और क्या किया जाएगा, आईवी द्रव द्वारा हाइड्रेशन। अब जो ये अपना हिमांशु बोल रहा था, उसको आईवी से हाइड्रोजन देंगे। पहली बात तो आईवी से हाइड्रोजन दिएगा कैसे, हाइड्रोजन तो होगी गैस। दूसरी बात ये होगी, तूने उसको चढ़ा दिया अगर हाइड्रोजन, तो वो बंदा अब पता नहीं कितने मिनट में टप जाएगा वो। ये क्या लिखा हुआ है इसमें, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब क्या हो गया, हाइड्रेशन का मतलब ये है उसके पानी की कमी को पूरा किया जाएगा, उसको हाइड्रेट किया जाएगा, उसमें पानी चढ़ाया जाएगा, किसके द्वारा है, हाँ, वेंस के थ्रू उसको फ्लूइड दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, उसका जो पानी की कमी है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, हाँ, NSRL, DNS, ठीक है, D5, D10, RL, और ये और कई आती हैं। ठीक है, इस तरह से उसको अपन उसकी हिस्ट्री लेके उस हिसाब से अपन उसको फ्लूइड देंगे। फिर क्या गया, मास्क या वेंटिलेटर द्वारा ऑक्सीजन आदि। ठीक है, अब मौके पे अपन ने उसकी पल्स ऑक्सीमीटर, सुना नाम, पल्स ऑक्सीमीटर क्या होता है, वो तो ECG होता है, और वो मॉनिटर होता है जो आप बता रहे हो, पल्स ऑक्सीमीटर। नहीं, मांझू आइडिया लगा रहे हैं, सही लगा रहे हैं। हाँ है, ओटी में तो क्या है, अभी तो जब मान लो ये कोविड जब आया था ना, तब हर घर में पल्स ऑक्सीमीटर हो गए थे, क्योंकि कोविड में क्या हो रहा था, पता लग नहीं रहा था बंदे को, वायरस एंटर कर गया और उसकी सडन ही क्या होती थी, ऑक्सीजन डाउन आ जाती थी, कई बार बिना लक्षणों के अचानक से ऑक्सीजन डाउन आ जाती थी उसकी। तो इस तरह से एक डिब्बी सी होती है ऊपर नीचे। ठीक है, है, हाँ, एक बटन होता है, इतनी बड़ी वो उंगली में डालते हैं अपन फिंगर में। ठीक है, इधर पल्स दिखाएगी, इधर SpO2 यानी कि सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इधर जैसे पल्स दिखा रही थी, इधर ऑक्सीजन दिखा रही थी। ठीक है, इस तरह से। तो ये जब अपनी ऑक्सीजन 95 से नीचे आती है, ठीक है, मतलब नॉर्मली 95 प्लस रहनी चाहिए। ठीक है, तो इनमें हो सकता है कि ये 90 के भी नीचे चली जाए निमोनिया वाले पेशेंट में, अगर उसके म्यूकस ज्यादा भर गया तो। ठीक है, तो उसमें है क्या चीज, नजला, नजला अलग है, ये अलग चीज है वो, नहीं, वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की है। तो ये क्या है कि इसमें जब ऑक्सीजन कम होगी, अब इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन जब कम होगी तो आप स्पॉट में क्या करेंगे, उसको ऑक्सीजन के मास्क लगा देंगे, ऑक्सीजन दी जाएगी। तो उसके बाद एक और प्रोसेस होता है, वेंटिलेटर। सुना होगा, कोई पेशेंट को वेंटिलेटर पे लगा लिया, सुना हुआ है या देखा भी हुआ है, देखा भी है, क्या होता है उसमें, किस तरह की क्या मशीन होती है, ऑक्सीजन वाला, और जोर से बोल रहे हैं, ऑक्सीजन तो वो तो फिर ऑक्सीजन वाला प्रोसेस ही हो गया जो आप बता रहे हो, मास्क लगा दिया वो तो ऑक्सीजन ही दिया आपने। वेंटिलेटर का क्या है? सिलेंडर बड़ा होता है तो बताइए मांझू,
वेंटिलेटर क्या है? आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन है। जब बंदे की पावर खत्म हो जाती है खुद से सांस अंदर लेने की, खुद से सांस बाहर छोड़ने की, तो वो क्या करता है, मशीन लगाई जाती है, वो आर्टिफिशियली मशीन के द्वारा उसको ऑक्सीजन देगा, फिर उसका CO2 बाहर निकालेगा। ठीक है, तो वो वेंटिलेटर होता है। जब बंदा इतना ज्यादा थक गया, जब बंदा इतना ज्यादा थक गया कि वो खुद से सांस ना ले पा रहा है ना छोड़ पा रहा है, तो फिर उसको वेंटिलेटर के द्वारा सांस दी जाती है। ठीक है, साथ में ऑक्सीजन लगा देंगे। हाँ, किसी में भी हो सकता है, ये बहुत ज्यादा जब सीरियस कंडीशन होती है तब बंदे के ये लगाया जाता है वेंटिलेटर। पॉइजन केस में भी हो जाता है, सेप्सिस में भी हो जाता है, बहुत सारे केसेस में ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका निमोनिया का। फिर अब नेक्स्ट बात करें नियंत्रण। अब इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं आप? जल्द से जल्द उसका डायग्नोज करेंगे और जल्दी से जल्दी, जब तक कम इन्फेक्शन है तभी उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। एक तो इसका कंट्रोल ये हो गया। दूसरा क्या है कि अस्पतालों में इसके जो केसेज है उनको थोड़ा सेपरेट रखा जाए, अलग वार्ड में रखा जाए, ताकि जो दूसरे और पेशेंट है उनको निमोनिया ना हो सके, क्योंकि फैल जाता है थूकने से, छींकने से, खांसने से। और खांसेंगे तो ये है हर थोड़ी देर में खांसेंगे। ठीक है, तो और क्या है, रोगी के बलगम का संवर्ती कीटाणु शोधन। अगर उसने बलगम निकाला है तो उसका बलगम को प्रॉपर तरीके से उसको डिस्पोज किया जाएगा। और क्या है, खांसते छींकते समय रुमाल का प्रयोग करें या मास्क का यूज करना है। ये तो हुआ अपना निमोनिया। नेक्स्ट डिजीज आ गई चिकनगुनिया। तो निमोनिया में क्या होता है, मैंने आपको एक लंग्स डिजीज है, यानी कि फेफड़े की इन्फेक्शन है। और क्या हो सकता है इसमें, फेफड़ों में सोजिश आ जाती है ना। तो हो कैसे सकता है, ये बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है। बैक्टीरिया की जब बात करें तो कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं? जब बैक्टीरिया, हाँ, इसको ये जरूर याद रखना, ये वाला HIV है, इसको ये वाला मत लिख देना कभी। ठीक है, ये HIV मत लिखना, इसको HIV। ठीक है, क्योंकि ये तो खुद एक बीमारी है जो आप पहले पीछे पढ़ के आ चुके हैं। और कौन सा बैक्टीरिया होगा बताओ, किस किस बैक्टीरिया से होगा ये? चिकनगुनिया छोड़ो अभी, पहले इसकी बात करो, एडवांस ना चलो। हाँ, हो गया। और हाँ, और स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी। और फिर और वायरस कौन कौन सा होगा इसमें? वायरल एडिनो वायरस। ठीक है, तो इसके लक्षण क्या क्या होंगे? ठीक है, ट्रांसमिशन कैसे होएगा, यानी कि छींकने से होगा, सांस लेने से पहले प्रॉपरली अपन एक टर्म बोले तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ठीक है, फिर इसके अपन डायग्नोज में क्या क्या कर सकते हैं? डायग्नोज तो CBC के अंदर ये DLC आ जाएगी। देखो, जब अपन ने CBC करा लिया ना, उसी के अंदर DLC आ जाएगी, उसी के अंदर प्लेटलेट आ जाएगा, ये कोई अलग नहीं होएगा। हाँ, स्पुटम होएगा, है चेस्ट एक्सरे होएगा। हाँ, ठीक है, तो ये कंफर्मेशन हो जाएगी। फिर इसकी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, रोकथाम कैसे कर सकते हैं इसकी?
वाइब्रेशन हाँ वेंटिलेटर देंगे सर पास वेंटिलेटर सीधा सीधा वेंटिलेटर पे नहीं चढ़ाना उसको। कभी बंदा वो हो सकता है भी सीधा गोलियों से ठीक होने वाला बंदा हो तो है। हाँ बेड रेस्ट भी देंगे। जब आप उसको आईवी ट्रीटमेंट देंगे तो ऑटोमेटिक बेड रेस्ट उसका चल रहे हैं। हाँ कंडीशन के हिसाब से देखना अपने कितने की इन्फेक्शन है। ये ना हो कि आपको भाई पेशेंट के टीएलसी तो आ रही है सिर्फ 13-14 हजार और आपने उसको वेंटिलेटर पे लगा दिया। खर्चा तो भाई अब खर्चे के लिए बंदे को थोड़ी वो करोगे तुम। तो हॉस्पिटल हो सकता है आपका चले ही ना, फिर अगर नॉर्मल पेशेंट को आपने वेंटिलेटर पे लगा दिया ना फिर उसके जो साथ वाले होंगे वो फिर हॉस्पिटल उठवा भी देंगे आपका खर्चे के चक्कर में। तो इसलिए हाँ अगर आपने ठीक ठीक ठाक चलना है, लंबा चलना है तो ईमानदारी भी रखनी पड़ेगी। हाँ हाँ ईमानदारी से किसी पेशेंट के साथ गलत नहीं करना। और फालतू में मान लो अगर ना भी रिपोर्ट होने वाली है, क्या कहते हैं ब्लड में क्या होता है लेवल जो लैब होती है ब्लड लैब होती है उसमें कमीशन के चक्कर में अगर गरीब बंदा है फिर भी वो अगर उसको जरूरत नहीं है फिर भी वो टेस्ट लिख देते हैं, है ना। वो भी लिख देते हैं। ये अल्ट्रासाउंड सेंटर वाले भी फुल कमीशन पे चलते हैं। कैसे कमीशन से चलता है, लेकिन अगर मान लो भाई बंदे को जरूरत ही नहीं है अल्ट्रासाउंड की तो फालतू और एक नहीं होती लेकिन करवा लेते हैं लोग फिर भी कमीशन के चक्कर में। अगर मान लो पेशेंट के पास बेचारे के पास है 3 दिन की दवाई के पैसे हैं, ठीक है, आपने 700-800 रुपए उसके लगवा दिए अल्ट्रासाउंड में। तो इसलिए ईमानदारी से काम करना है। तो आज अपनी कम्युनिकेबल डिजीज ये होगी, इसके बाद एक लास्ट रहेगी उसको अपन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।